बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक तत्व, जिसमें फर्स्ट ए उपवर्ग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज से स्टार्ट होगा सेकेंड ए उपवर्ग, जिन्हें कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। मृदा का मतलब होता है सॉइल यानी मिट्टी। क्षारीय मृदा धातु। सबसे पहले आवर्त सारणी में हमें सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना करनी है, और कैसे करेंगे ये आप लोग यहाँ देखेंगे। तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के सेकेंड ए उपवर्ग में बीई ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, कुल 6 तत्व हैं। इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड मृदा यानी मिट्टी, जिसे हम अर्थ कहेंगे, के समान अगलनीय और क्षारीय होते हैं। इन तत्वों में रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। तो बच्चों पहले समझ लें कि आवर्त सारणी में जो एस ब्लॉक है उसमें 2 ही उपवर्ग हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। सेकेंड ए उपवर्ग में 6 तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय ही होते हैं और मिट्टी के समान अगलनीय होते हैं। इसी कारण इन्हें हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनमें रेडियो एक्टिव तत्व एक ही है, रेडियम। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद कुछ इनके सामान्य गुण पढ़ेंगे। तो सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों के सामान्य गुण, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें सबसे पहले विन्यास बनाने हैं। बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रांसियम 38, बेरियम 56 और रेडियम 88 होता है। अब इन सबके निकट अक्रिय गैसों को रखेंगे। हीलियम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। नियान, इसमें 10 जाते हैं। आर्गन, इसमें 18 जाते हैं। क्रिप्टॉन, इसमें 36 जाते हैं। जीनान, इसमें 54 जाते हैं और रेडान, इसमें 86 जाते हैं। तो ये 1s2 अब बचेगा 2s2, तो इसका हो जाएगा 3s2, इसका हो जाएगा 4s2 और 5s2, 6s2, 7s2। तो इस प्रकार से हमने इनका विन्यास बनाया और इन सब में बाहरी कक्षा का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो है ns2। ठीक है? तो अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 होता है। पहला तो यही हो गया। n का मान कक्षा की संख्या होती है, 2 3 से लगा के 7 तक हो गया, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 है। इनकी
इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n कक्षा के s उपकोष में प्रवेश करता है, अतः इन्हें एक साथ s ब्लॉक के सेकंड A उपवर्ग में रखा जाता है। तो एक ही उपवर्ग में समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को रखा जाता है, और चूंकि इनका विन्यास समान है इसलिए इनको एक साथ रखा गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नंबर 2, संयोजकता। संयोजकता कि सेकंड ए उपवर्ग के तत्व, अब इनकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तब इनका अष्टक पूरा होता है, तो इनकी संयोजकता कितनी हुई? 2। तो सेकंड ए उपवर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 है। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद आते हैं तीसरा, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, चूंकि सेकंड ए उपवर्ग के तत्व 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर M+2 प्रकार का धनायन बनाते हैं, अतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। कितनी है? +2। और क्यों है ये तो आपको अभी हमने बताया ही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके M+2 प्रकार का धनायन बनाते हैं। अब इसके बाद आते हैं परमाणु त्रिज्या पर। अब हमें परमाणु त्रिज्या तुलना करके लिखनी है। चूंकि ये सेकंड ए में है तो हम तुलना करेंगे फर्स्ट ए से। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, तो इनकी त्रिज्या फर्स्ट ए से कम होती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों से कम होती है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती जाती है। इतना हो गया। अब इसके बाद आते हैं घनत्व पर, और घनत्व आकार पे निर्भर है। चूंकि इनका आकार फर्स्ट ए से छोटा है तो इनका घनत्व फर्स्ट ए से अधिक होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों का घनत्व फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों से अधिक होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटता जाता है। क्यों घट रहा है? क्योंकि आकार बढ़ता है। ठीक है, जिस तत्व का जितना छोटा आकार होगा उसका घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, अब आते हैं नंबर 6 पे, परमाणु आयतन। परमाणु आयतन, चूंकि इनका आकार फर्स्ट ए से अधिक है, कम है, इसलिए इनका आयतन भी फर्स्ट ए से कम होगा। तो सेकंड ए उपवर्ग के तत्वों का परमाणु आयतन फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों से कम होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर
बढ़ता जाता है। अब बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि नीचे आने पे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने से आयतन बढ़ता है। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं गलनांक और क्वथनांक। तो हम गलनांक को ही देख लें, क्योंकि इनका घनत्व फर्स्ट ए से ज्यादा होता है, तो इनका गलनांक भी ज्यादा होगा, और इनका गलनांक आवर्त में सबसे अधिक होता है। तभी इन्हें हम कहते हैं मिट्टी के समान अगलनीय, अर्थात मृदा धातु। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों का गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, आवर्त में सबसे अधिक होता है। आवर्त में सबसे अधिक होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। इतना हो गया। अब इसके बाद आते हैं आयनन ऊर्जा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका ये, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रकृति पर भी निर्भर होती है, और जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी प्रकृति का होता है और उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, तो सेकंड ए उपवर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा, इसे हम बोलते हैं आईई। चूंकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, लेकिन सेकेंड डे की ज्यादा है थर्ड डे से। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सेकेंड डे का विन्यास स्थायी है, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा लगती है। तो सेकेंड डे ऊपर के तत्वों की आयनन ऊर्जा थर्ड ए उपवर्ग के तत्वों से अधिक होती है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। अब इसके बाद नंबर 9, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त में बहुत कम है, शून्य वर्ग से कम, शून्य वर्ग से थोड़ा सा ज्यादा, शून्य वर्ग की सबसे ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता फर्स्ट ए से भी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनके विन्यास पूर्ण है, स्थायी है, बाहरी कक्षा पूरी भरी होने के कारण। ठीक है, तो सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसे हम ई ए बोलेंगे, फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों से कम होती है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। इसके बाद आते हैं नंबर 10, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता फर्स्ट ए से अधिक होती है। ठीक है, तो सेकेंड ए उपवर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता फर्स्ट ए उपवर्ग से अधिक होती है, जो वर्ग में नीचे आने पर घटती जाती है। इतना समझ में आ गया? ये हुई विद्युत ऋणात्मकता। अब इसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं नंबर 11, अपचायक क्षमता। धातुएं अपचायक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्यागा करती हैं। तो इनकी अपचायक क्षमता फर्स्ट ए से कम होगी, क्योंकि इनकी धन विद्युतीय गुण फर्स्ट ए से कम होता है।
है नहीं? तो हम बोलेंगे सेकंड ए उपवर्ग के तत्वों का अपचायक गुण फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों से कम होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। अब अपचायक गुण नीचे आने पर बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे आने पर आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से धन विद्युतीय गुण बढ़ता है, और जिससे अपचायक गुण बढ़ता है। तो ये हो गया अपचायक गुण। अब आते हैं 12 नंबर, धात्विक गुण या धात्विक प्रकृति। धात्विक प्रकृति भी अपचायक क्षमता पे निर्भर है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता पे निर्भर है। तो हम यही चीज इसमें लिखेंगे कि सेकंड ए उपवर्ग के तत्वों का धात्विक गुण फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों से कम होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। इतना हो गया। अब इसके बाद आते हैं नंबर 13, क्रियाशीलता। तो धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना अगर हम आपस में करेंगे तो इनकी क्रियाशीलता फर्स्ट ए उपवर्ग से कम होती है। ठीक है, तो सेकंड ए उपवर्ग के तत्वों की क्रियाशीलता फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों से कम होती है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ती जाती है। और इसके बाद आखिरी पॉइंट है क्षारीय गुण। धातुओं में क्षारीय गुण पाया जाता है, और इनका क्षारीय गुण फर्स्ट ए से कम होता है। तो इनका क्षारीय गुण फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों से कम होता है, जो वर्ग में नीचे आने पर बढ़ता जाता है। तो ये इतनी चीज हमने बताई जो आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना पर कम से कम लिखना होता है। अब हमें अगले गुण की तरफ ध्यान देना है, और वो है बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार तो ये हमने पहले ही बताया था कि द्वितीय आवर्त के सभी तत्व अपने अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ बोलेंगे कि बेरिलियम अपने समूह में उपस्थित, बच्चों हम यहाँ बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिखने में समय बहुत जाएगा, तो हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन के अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम अपने समूह में उपस्थित अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। यह भिन्नता निम्न कारणों से होती है। पहला, परमाणु त्रिज्या का सबसे छोटी होना। दूसरा, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का सबसे अधिक होना। तीसरा, बाहरी कक्षा में डी उपकोष की अनुपस्थित। और चौथा है कि छोटे आकार के धनायन बनाने के कारण सहसंयोजी प्रकृति
सहसंयोजी प्रकृति प्रकट करना। तो ये कारण थे जिनसे बेरिलियम अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रकट करता है। अब हमें बेरिलियम किन गुणों में भिन्नता प्रकट करता है वो देखना है कि बेरिलियम निम्न गुणों में असामान्य व्यवहार प्रकट करता है। कौन कौन से हैं वो हम बता रहे हैं आपको, वो लोग आप लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर लिखेंगे कि बेरिलियम का गलनांक क्वथनांक अन्य क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। बेरिलियम का गलनांक और क्वथनांक अन्य क्षारीय धातुओं की तुलना में, क्षार मृदा धातुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। दूसरा, BeO बेरिलियम ऑक्साइड होता है। BeO उभयधर्मी है। हमने अभी पहला पॉइंट क्या बताया, बेरिलियम का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक, ठीक है। दूसरा, बेरिलियम ऑक्साइड कैसा है, उभयधर्मी होता है, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अन्य कैसे होते हैं, क्षारीय। बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी है, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला, इस पर शुष्क वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और यह सामान्य ताप पर जल से कोई क्रिया नहीं करता, ठीक है, जल से कोई क्रिया नहीं करता। अगला है कि बेरिलियम सल्फेट BeSO4 जल में बहुत विलेय है, ठीक है, बेरिलियम सल्फेट जल में बहुत विलेय है, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट बहुत कम या अविलेय होते हैं। कितना समझ में आया। अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बेरिलियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट NH4Cl अथवा अमोनियम कार्बोनेट द्वारा अवक्षेपित नहीं होते, ठीक है। Be व Mg के लवण ज्वाला को रंग नहीं देते, ज्वाला में कोई रंग नहीं उत्पन्न होता। बेरिलियम और मैग्नीशियम के लवण ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते। क्लियर हो गया। फिर है बेरिलियम परऑक्साइड नहीं बनाता, बेरिलियम परऑक्साइड नहीं बनाता, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातु परऑक्साइड बनाते हैं। फिर इसके बाद अगला है कि बेरिलियम अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। बेरिलियम अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातु अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। बेरिलियम में अन्य क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। बेरिलियम में अन्य क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। हो गया। फिर बेरिलियम का नाइट्राइड, बेरिलियम का नाइट्राइड वाष्पशील यौगिक है। बेरिलियम का नाइट्राइड वाष्पशील यौगिक है, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के नाइट्राइड अवाष्पशील होते हैं। हो गया। बेरिलियम का कार्बाइड जल से क्रिया कर मेथेन बनाता है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बाइड जल से क्रिया कर क्रमशः प्रोपाइन और एसिटिलीन बनाते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि बेरिलियम का कार्बाइड जल से क्रिया कर मीथेन बनाता है, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातु में मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बाइड जल से क्रिया कर प्रोपाइन और एसिटिलीन बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं जल के 4 अणु, ये C और ये 4H निकलता है, CH4 बनता है और 2BeOH का होल ट्वाइस, इधर Mg2C3 प्लस 4HOH, यहाँ से 3C और 4H लेते हैं, C3H4, ये प्रोपाइन है और बन जाएगा 2MgOH का होल ट्वाइस। ऐसे CaC2 कैल्शियम कार्बाइड 2HOH, ये यहाँ से C2H2 एसिटिलीन बनती है और CaOH का होल ट्वाइस। इतना समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये हमने बेरिलियम का असामान्य व्यवहार बताया आपको।